मिरर टाइप्स में शेप के अनुसार हमने किए, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, ये हमने एक फ्लैट ग्लास लिया और इस फ्लैट ग्लास पर इस साइड में मेटल लगा दिया और उस मेटल की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हो गई। ये इस पर हमने मेटल लगाया। अब इसके इधर हमने पेंट कर दिया, पेंट करके इधर से अब रेज एंटर नहीं कर सकती। अब रेज किधर से एंटर कर सकती हैं? तो आंसर है रेज अब इधर से ही एंटर कर सकती हैं, ग्लास वाले साइड से ऐसे, और इससे टकराकर ऐसे वापस आ जाएंगे। तो याद रखिए, यहां से कभी भी आप रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? ये मेटल की सरफेस से, यहां से रिफ्लेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? दिस इज रियल थिंग। ओके, तो ये वाला प्लेन है, जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, दिस इज प्लेन मिरर, और इसके जो रूल्स हैं वो आप पहले स्टडी कर चुके हैं। दिस वी विल नॉट स्टडी नाउ। ओके, देन अदर इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, एक स्फीयर लेते हैं, वो स्फीयर एक फुटबॉल जैसा है, फुटबॉल या बैलून, उसको हमने एक साइड से ऐसे काट दिया। ये फुटबॉल अंदर से भी एम्प्टी है, बाहर से भी, और इसको हमने यहां से कट कर दिया लाइक दिस। ये वाला पोर्शन जो निकलेगा ये कैसा दिखेगा? तो ये दिखेगा जैसे चाय का कप प्लेट, उसमें प्लेट होती है, वैसा दिखेगा। ठीक है, ये इसको ऐसा है, ऐसा सामने से देखेंगे ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है। ये निकला, इसके अंदर में एक साइड में हमने पॉलिश कर दिया या बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, कोई भी एक साइड हमने पॉलिश कर दी। ये पूरा ग्लास का बना है, इसको हमने ऐसे कट किया, और जब ये मिला हमको, एक ये इंटीरियर सरफेस है और ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है। इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव, और इस सरफेस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। डिफाइन कैसे करेंगे? If there is a bulge from the center and it is pressed from the edges, pressed from the edges, पीछे, and there is a bulge at the center, तो इस साइड को क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स। And if there is a depression at the center and the corners are above, edges are above, and there is a depression at the center, that surface is known as concave. ठीक है, तो इसमें क्या वर्ड आपको याद रखना है? डिप्रेशन। डिप्रेशन एट सेंटर। इसमें क्या याद रखना है? बल्ज एट सेंटर। तो एक ही ग्लास के एक तरफ कॉनकेव होता है और एक तरफ कॉन्वेक्स होता है, राइट। अब इस ग्लास को लेके हमने इसको पॉलिश किया। ये साइड व्यू मैं दिखा रहा हूं। इसको एक के हमने ये अंदर मेटल लगा दिया, दिस, और एक के बाहर मेटल लगा दिया। ये मेटल लगाकर उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। जहां हम पेंट करके लाइट को अलाउ नहीं करेंगे उसको ये डैश डैश से हम रिप्रेजेंट कराते हैं। इसको यहां पर कर दिया, ये पेंटेड साइड है, तो इसमें रिफ्लेक्शन किधर से होंगे? आंसर इज, इसमें रिफ्लेक्शन यहां से होगा। ये लाइट ऐसे आएगी और ऐसे वापस चली जाएगी।
ये लाइट ऐसे आएगी रिफ्लेक्शन के रूल से, ऐसे वापस चली जाएगी। ये लाइट ऐसी आई रिफ्लेक्शन के रूल से ऐसे वापस चलेगी। व्हाट इज रिफ्लेक्शन रूल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वी ऑल नो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फिर से एक बार, ये जो लाइट इस पर आकर ड्रॉप होती है इसका नाम हम क्या देते हैं? इंसिडेंट रे। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये यहां से टकरा कर निकलती है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन सरफेस के साथ ना बना के हमने कहां बनाए? नॉर्मल के साथ। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में ऐसे बनाना है, राइट। एंड वी नो दैट I is equal to R. This is reflection law. Okay. दूसरा रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है? All these three are in the same plane. ये रिफ्लेक्शन यहां से ऐसे नहीं आ सकता। क्यों? इन दोनों ने जो प्लेन बनाया उसी प्लेन में इसको जाना है। ठीक है, ये अंदर भी नहीं जा सकता है, ऐसे बाहर भी नहीं आ सकता है। ऑल थ्री हैव टू बी इन दी सेम प्लेन, दैट इज सेकंड लॉ। ओके, ये रिफ्लेक्शन लॉ याद रखिए। क्या ये रिफ्लेक्शन लॉ ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में एप्लीकेबल होते हैं? क्या ये रिफ्लेक्शन लॉ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में फॉलो होते हैं? आंसर याद रखिए, यस। रिफ्लेक्शन लॉ हर जगह फॉलो होते हैं। wherever there is a reflection, the reflection laws are followed. ठीक है, ओके। तो यहां पर ये नॉर्मल है, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। यहां पर सरफेस मुड़ गई, सरफेस बेंड हो गई, इसलिए ये नॉर्मल है। सो दिस इज आई एंड दिस इज आर। आई इज इक्वल टू आर। यहां पर ये नॉर्मल है, I इज इक्वल टू 0, therefore R इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसी रास्ते में वापस आ गए। तो तीनों में आप देख रहे हैं एंगल रिफ्लेक्शन रूल्स आर फॉलोड। इर्रेगुलर सरफेस जो हमने बनाई थी यहां पर, इसमें भी ये नॉर्मल था, I इज इक्वल टू R, लेकिन ये सरफेस ऐसी टेढ़ी हो गई तो इसका नॉर्मल ऐसा हो गया और ये I इक्वल टू R। इसमें ये सरफेस गई तो ये इसका नॉर्मल है, हियर I इज इक्वल टू R, ऐसा हो गया। तो I इज इक्वल टू R हमेशा रहेगा, वेदर इट इज दिस रिफ्लेक्शन, वेदर इट इज दिस रिफ्लेक्शन और वेदर इट इज दिस रिफ्लेक्शन। सो रूल्स आर ऑलवेज followed in any type of reflection. Now we come to this. ये हमारा नोटेशन है कि ये साइड पेंटेड है और ये साइड रिफ्लेक्शन वाला है। इसमें ये साइड पेंटेड है, ये रिफ्लेक्शन वाला है, तो यहाँ से जो रे आएगी दिस विल रिटर्न बैक इन दी सेम पाथ। यहाँ से जो रे आई हमने देखा, यहाँ नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, ये ऐसे, ये तो रे भी ऐसे चली गई। इधर से जो रे आ रही है दिस, ये इसकी सरफेस थोड़ा ऊपर झुकी हुई है, इसका नॉर्मल भी ऐसा बनेगा और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ये इस तरह से इसमें आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हुई। ये वाला मिरर बल्ज फ्रॉम सेंटर, हमको किधर से देखना है? याद रखिए, जिधर रेज हैं हम भी उधर खड़े होके देखेंगे। हम इधर खड़े होके ये नहीं बोल सकते कि ये सेंटर में प्रेस है। क्यों? क्योंकि इधर से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। वी हैव टू कम टू दिस साइड, जिस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पर हम इधर नहीं रहेंगे, इधर आ जाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। सो फ्रॉम द रिफ्लेक्शन साइड द सेंटर इज प्रेस्ड, depressed and the edges are above it, so this is concave.
So this mirror is concave mirror and this mirror is convex mirror. ठीक, अब दोनों का थोड़ा ऑप्टिकल कैरेक्टर देखिए। ये तीनों रेज कैसी हैं? इंसिडेंट रेज, दे आर पैरेलल। ये तीनों इंसिडेंट रेज कैसी हैं? पैरेलल। सो बोथ हैव गॉट सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट रेज, बट व्हेन दे रिफ्लेक्ट दिस गोज अवे, दिस गोज अवे। इस एक्शन को क्या कहते हैं? दिस इज डाइवर्शन और डाइवर्शन। सो ये वाला जो मिरर है, दिस मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। हाँ, इसने क्या किया? ये वाला जो एक्शन है, रेज को एक पॉइंट पे ले आना, इसको कहते हैं कन्वर्ज करना। सो दिस इज कन्वर्जिंग मिरर। अब नॉमेनक्लेचर और एक्शन याद रखिए। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। फिजिकली कैसा होता है? बल्ज एट द सेंटर। ऑप्टिकली इसके पास क्या प्रॉपर्टी है? डाइवर्जिंग। ये वाले मिरर का नाम कॉनकेव मिरर। सेंटर में कैसा होता है? डिप्रेस्ड। ऑप्टिकली क्या प्रॉपर्टी है? कन्वर्जिंग। ठीक है। रेज को इकट्ठा कौन करता है? कॉनकेव। और रेज को फैलाता कौन है? कॉन्वेक्स। दीज टू आर पार्ट ऑफ ए दिस स्फीयर, सो दीज आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। तो अभी क्लास 12th में हमारी स्टडी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी फॉर स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन। ठीक, अब मिरर क्या काम करते हैं? रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेज को रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है? तो हम मिरर में देखते हैं, हमारी अपनी इमेज दिखती है और मिरर को ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, इधर की चीजें भी दिखती हैं हमको। दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्टिंग। ओके, रिफ्लेक्शन में मैंने ऐसा करके देखा और मुझे ये टेबल इसमें के अंदर दिखा, तो क्या इसके पीछे टेबल है? नहीं है। तो मुझे जो दिख रहा है वो क्या है? उसके लिए हमने एक वर्ड बनाया, इमेज। क्या वर्ड बनाया? इमेज। और ये किसका उल्टा है? ऑब्जेक्ट का। किसका उल्टा है? ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज द रियल थिंग एंड इमेज इज इट्स इंप्रेशन, जो मुझे लगता है कि वहां पर है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक इट इज देयर, दैट इज इंप्रेशन एंड दैट इज क्या वर्ड इसके लिए यूज करते थे? आई जस्ट फॉरगॉट, आई विल टेल यू। ओके, परसेप्शन। इमेज इज परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज इज परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इसको देखता हूं तो आप कहेंगे कि ये तो ऑब्जेक्ट दिखा, आपको दिखा, मैंने परसीव किया कि यहां पर ये टेबल है। जब मैंने मिरर ऐसा रखा तो मैंने क्या परसीव किया कि यहां पर इमेज, मेरे लिए ये भी इमेज है, मेरे लिए ये भी इमेज है, पर एक्चुअली ये मटेरियल है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। आंख में जाके तो सब कुछ इमेज ही बनाती, राइट? तो एनीवे द रियल मटेरियल इज ऑब्जेक्ट एंड वेयर वी परसीव इट, दैट इज इमेज। अब ये मिरर में हम कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं, परसीव करते हैं कि वो कहीं पर है। कहाँ है हमको नहीं मालूम, और हम उसकी लोकेशन पता लगाना चाहते हैं। अब ये इमेज कैसे बनती है, इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि इमेज की लोकेशन कैसे डिसाइड होती है, कि इमेज कहाँ पर है। इस मिरर के पीछे है, इस मिरर के आगे है, कहाँ पर है और मुझे क्यों दिख रहा है?
जब मैं इसको ऐसा रखता हूं तो मुझे इसका इमेज दिखता है और इसका इमेज नहीं दिखता है। क्यों? इसका इमेज दिखता है, उसका इमेज नहीं दिखता है। तो किस चीज का इमेज दिखेगा और कहां दिखेगा, इसकी प्रोसेस देखिए। इसकी प्रोसेस ये है कि हमारी आईज, एक आई या दो आई ऐसा मानिए, उसमें एक पॉइंट से रेज आती हैं और रेज इसमें एंटर करती है। दूर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से रेज आई, एक रे ऐसे आई और दूसरी रे ऐसे आई, दो रे दोनों एक ही ऑब्जेक्ट से आती है। एक चीज हम मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो एक लाइट रे आएगी, even if it is a single light ray, it will carry the photograph of this. वो हमको इसका फोटोग्राफ दिखाने में सक्षम है। It is capable of showing the photograph of this, that is making the full image. तो ये भी फुल इमेज बना सकती है, ये भी फुल इमेज बना सकती है, लेकिन कोई भी हमको बता नहीं सकती कि इमेज कहां पर है। जैसे अगर आप एक आंख बंद करेंगे तो आप मुझे नहीं बता सकते कि दो चौक मैंने ऐसे रखे हैं, कौन सा चौक आगे है और कौन सा पीछे। एक आंख से नहीं बता सकते। आपको उसके लिए दो आंख, दो रेज चाहिए, और अगर दो रेज नहीं है, एक आंख बंद है, तो हम उस आंख को थोड़ा सा हिलाते हैं, थोड़ा सा हिलते हैं अपनी जगह से, तब हमको पता लगता है कौन सी चीज आगे है, कौन सी पीछे। बहुत बार हमको धोखा होता है घर में, वो इसलिए होता है क्योंकि एक आंख से हमारा परसेप्शन समझ में नहीं आता। ओके, तो दो रेज एक ही ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और हमारी आंख में एंटर करती है। हमारी आंख में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ये जब आकर यहाँ स्ट्राइक करेगी तो वो इसकी डायरेक्शन को रीट्रेस करती है कि ये कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है कि इधर से आ रही है। इसने रीट्रेस किया कि ये इस डायरेक्शन से आ रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में कहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ रही, पर ये उसको मालूम है आ रही है इस डायरेक्शन से, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों आंख के अंदर है। इसको मिलाया, उसको पता लग गया इस डायरेक्शन से ये कहीं से आती है। ठीक है। दूसरी रे, ये एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, इसको आंख ने ऐसे रिट्रेस किया तो क्या पता लगा, इस डायरेक्शन से ये रे आ रही। ऑब्जेक्ट कहाँ है नहीं पता। अब दिमाग अपना कैलकुलेटर चलाता है, कंप्यूटर चलाता है कि ये भी उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है और ये भी उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो हमारा ज्योमेट्री क्या कहती है कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट पे होना चाहिए, विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तभी ये पॉसिबल है कि ये रे भी आ जाए और ये रे भी आ जाए, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, दोनों एक ही फोटो लेके आ रही, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से आ रही है। और एक ऑब्जेक्ट से वो कब आ सकती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड हो, दोनों के इंटरसेक्शन। इस तरह से हमने अंदाज लगा लिया कि ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ से कितनी दूर है, ये उसकी लोकेशन हमको डिसाइड करके देता है। हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट देखा, वो ऑब्जेक्ट आंख पर रेज लेकर आया और वो यहां से लेकर आया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये दो पॉइंट को पकड़ के ये डायरेक्शन और ये वाले दो पॉइंट को पकड़ के ये डायरेक्शन, और ये हमारे ब्रेन को पता लग गया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो हमारी आंख में एक और कैपेसिटी है, ये वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल को ये आई स्टडी कर लेती। आप भी कर लोगे ज्योमेट्री में, ये दोनों पॉइंट को मिलाओगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाओगे, एंगल पता लग जाएगा। अब
ये आपस में गुणा भाग कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि ये जितना बड़ा एंगल होगा उतना ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक होगा और जितना छोटा एंगल होगा उतना ऑब्जेक्ट हमसे दूर होगा। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आंख को कैसे पता लगता है कोई ऑब्जेक्ट कितना नजदीक है या दूर से? आंसर है बाय द एंगल सस्पेंडेड ऑन द आइज। इस एंगल से हमको उसके डिस्टेंस का पता चलता है। एक आंख से डिस्टेंस का पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए नेचर ने हमको दो आइज दी और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया है, सो दैट इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मेकिंग द एंगल। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये इतना बड़ा एंगल बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये इतना बड़ा एंगल बनाएगा। दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल। और हर एंगल में हमारा ब्रेन अपने आप ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन कर लेता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन करके हम अंदाज लगा लेते हैं कौन सी चीज आगे है कौन सी पीछे। और धीरे धीरे हमको इतनी ट्रेनिंग हो जाती है कि एंगल से हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। This is what? This is formation of image by light. Okay. अब अगर हमको इमेज को देखना है, what is the minimum requirement? Answer: minimum 2 rays should enter our eyes. Then we can form, then we can find out where is the ray. समझ आया? तो ये एंटर करती है और हमको पता लग गया कि यहां पर ऑब्जेक्ट बना है। ये तरीका होता है इमेज को देखने का। अब आप ये पूछ सकते हैं कि यहां पर आईज में अगर दो रेज ऐसे आती तो हमको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? नहीं, हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ऐसे एक ऑब्जेक्ट से ऐसे दो रे आ ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो रेज हमेशा कैसे आनी चाहिए? ऐसी रेज आनी चाहिए जो पीछे ले जाकर कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, तभी उसकी इमेज दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड लोकेशन ऑफ इमेज। तो ये क्या हो गया? इमेज, परसेप्शन ऑफ इमेज, और ये आपने देखा फॉर्मेशन एंड लोकेशन। What is necessary? There should be minimum 2 rays, number 1, and number 2, there should be a angle between them. इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन, इमेज का मीनिंग समझते हैं।